राज्य को ठीक से चलाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसको राजनीति कहते हैं। इसको बृहत्तर राजनीति, लोक नीति, धर्म नीति, समाज नीति ऐसे अनेक शब्द हैं। राजकारण को राष्ट्र कारण, समाज कारण, विकास कारण ऐसे भी शब्द हैं। मैं एक बात मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति ये सबसे बड़ा प्रभावी उपकरण है और इसलिए हम हमारे देश का पुनर्निर्माण करें राजनीति के माध्यम से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कभी कभी मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, विदर्भ से, और गांव में और किसानों में काम करता हूँ। आज पिछले 10 साल में कम से कम 8 से 10 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। मेरे मन में विचार आता है कि क्या ये किसानों की आत्महत्या रोकना राजनीति की प्रेरणा नहीं हो सकती? क्या हमारे देश में 80% आबादी ऐसी है कि जो एक समय की रोटी मुश्किल से खा सकते हैं, बेचारे खाली पेट रात को सो जाते हैं? क्या उनके जीवन को सुसह्य बनाने की प्रेरणा ये हमारी राजनीति की प्रेरणा नहीं हो सकती? आज स्वाधीनता के 65 साल के बाद हम उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं कि गांव में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। यही बातों की चर्चा कर रहे हैं। क्या इन लोगों को पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल भी हम नहीं दे सकते? आज ग्रामीण क्षेत्र में अनेक डॉक्टर जो है उनकी प्रैक्टिस इसलिए चलती है कि पीने के लिए साफ सुथरा और स्वच्छ जल भी हम अनेक गाँव में दे नहीं सकते। 14 घंटे बिजली नहीं है। अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे खुलेंगे? उद्योग नहीं खुलेंगे तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बिजली नहीं होगी तो किसान के खेत को पानी कैसे देगा? और पानी नहीं देगा तो किसानों का कृषि उत्पादन कैसे बढ़ेगा? समस्या अनेक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर ये बात कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और बाद में वो कहते थे कि इस देश में जितने नागरिक हैं उतने प्रश्न हैं। मैं पंडित जी की एक बात से जरूर इतनी बात समझा हूं कि कम से कम ये कोशिश करें कि मैं व्यक्तिगत रूप से देश के सामने प्रश्न के रूप में, सवाल के रूप में नहीं रहता। इतनी भी कोशिश अगर हर व्यक्ति ने की तो देश के सवालों को सुलझाने के लिए उपयोग हो सकता है। दूसरी बात, आप युवा हैं और युवाओं के बारे में ऐसा है कि आप कल के नहीं आज के नागरिक हैं। आपकी सोच, आपकी विजन, आपकी कार्य क्षमता आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को, सामाजिक जीवन को और देश को आगे ले जा सकती है। और मैं समझता हूं कि आप में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको सही दिशा मिलेगी, सही जानकारियां मिलेगी, सही विचार मिलेगा, सही कार्यक्रम मिलेगा तो स्काई इज द लिमिट। आप सब में क्षमता है देश के तकदीर को और देश के भविष्य को बदलने की। आप बदलें। लोग एक तो भगवान पर विश्वास रखते हैं, नहीं तो सरकार पर विश्वास रखते हैं। मैं तीसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि भगवान को और सरकार को छोड़कर तीसरी अगर कोई ताकत है तो अपने आप पर विश्वास रखो। यू कैन चेंज योर सोशल। आप आपके जीवन को सुखी, समृद्ध, संपन्न बना सकते हैं और केवल आपके नहीं तो आपने मन में लाया तो आप हजारों लाखों लोगों का भी जीवन बदलने की ताकत और क्षमता आपके पास है। आवश्यकता है उस प्रकार के दृष्टिकोण की, विजन की स्वीकारने की। मैं एक बात बहुत बार कहते रहता हूं कि यू कैन डोनेट टाइम बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो पर दृष्टि दान नहीं कर सकते। इस देश की विकास की दृष्टि लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचाने का काम हम सबको करना है। हमको देश का भविष्य बदलना है, देश को तकदीर बदलना है। तो 1947 को हमको स्वाधीनता मिली, तब से देश में चर्चा हो रही है गरीबी हटाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को दोहराया था
कि हम गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेंगे, देश की गरीबी दूर करेंगे। पंडित जी के बाद इंदिरा जी भी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सोनिया जी ने उसी बात को दोहराया। अब पंडित जी का पौधा भी गांव गांव जाकर यही कह रहा है कि गरीबी हटाएं। गरीबी कहाँ हटी है मेरे समझ में नहीं आता। गरीब गरीब होते जा रहा है। हमारी सरकार ये कह रही है कि हमारे देश में जिन लोगों का शहरों में पर डे इनकम 32 रुपए से ज्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। और गांव में जिस व्यक्ति का प्रतिदिन उत्पन्न इनकम 27 रुपए से ज्यादा यानी 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। मेरे तो भी समझ में नहीं आता कि 28 रुपए प्रतिदिन धनवान के रूप में गांव में और 33 रुपए प्रतिदिन धनवान के रूप में शहर में कैसे जीवन जी सकते हैं, ये मेरे तो समझ में नहीं आता। बहनों और भाइयों, 47 के बाद 3 बातों का विचार हुआ, जो विचार देश में आज भी लोग उसके समर्थक हैं। एक विचार था समाजवाद का, दूसरा विचार था साम्यवाद का और तीसरा विचार था पूंजीवाद का। साधारणतः मैं तो कोई विचारों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर नेगेटिव टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं कि जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बंगाल में आए, केरल में आए, क्या उनके कारण केरल और बंगाल में गरीबी दूर हुई? क्या इंदिरा जी ने 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा दी, समाजवाद की घोषणा की, क्या देश में गरीबी दूर हुई? पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले भी लोग आए, क्या देश की गरीबी दूर हुई? मैं एक नई पीढ़ी का काम करता हूं। जैसे केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। वैसे मुझे एक बात लगती है कि ये जो विचारों में जो स्पिरिट है, सभी विचारों में वो सही है कि गरीबों का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश आगे जाए, ये सब सही है। पर उसके लिए जो मीन्स और मेजर्स अपनाए गए, उसके आधार पर 65 साल के इतिहास में उसका अध्ययन करने के बाद उसका निचोड़ क्या निकलता है। और इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि सभी विचारक श्रेष्ठ थे। आज हम गांधी जी का स्मरण कर रहे हैं। गांधी जी अक्सर एक बात कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहभाग से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और विकास होना चाहिए, ये उनके विचारों का सूत्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो भिलाई जैसे स्टील प्लांट हो, रेलवे हो, हवाई वाहतूक हो, बड़े बड़े इसमें सीमेंट फैक्ट्रीज हो, एरोप्लेन से लेकर तो सुई बनाने तक हर क्षेत्र में सरकार ने अपने उद्योग व्यवसाय को शुरू किया, होटल्स तक बनाए। ये अशोका होटल और आईटीसी होटल की चेन भी पंडित जी के समय में नहीं। परिणाम क्या हुआ? मैं आपको खुले रूप से कहना चाहूंगा कि इसका अध्ययन करना चाहिए कि इसका सबका उपयोग, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें हुई है, उसमें इसका परिणाम क्या निकला। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक को मैंने मिला और मैंने उनको कहा कि 47 के बाद गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट अभी बाकी है, कितनी डेढ़ हो गई है, कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई अध्ययन करके मुझे बताओ। मैं दावा नहीं करता क्योंकि मेरे आंकड़ा इतना कंफर्म है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा 5.5 लाख से लेकर 5,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1947 के बाद भारत सरकार ने विविध सरकारी और गैर सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में की। परिणाम क्या हुआ? गोल्ड माइन भी सरकार चलाती है, वो भी घाटे में चलती है। सरकार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां बन जाता है। सरकार ने टेक्सटाइल मिल चलाने के लिए नुकसान हुआ,
सरकार ने स्टील इंडस्ट्री चलाई, नुकसान हुआ। सरकार ने एयर इंडिया चला, बैंड बाजा बजा, आपने देखा है, नुकसान हुआ। सरकार रेलवे चलाती, नुकसान होता है। एक बात सच हुई है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। Government may belongs to any political party. As far as trade and business is concerned, 90% government is proved to be worst agency. Government is not supposed to run the business. Government is supposed to make the policies. सरकार का काम नीतियां बनाना है, सरकार का काम व्यापार करना, उद्योग करना नहीं। मैं कोई समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता, मैं कोई विचारों की बात नहीं करता। मैं जब स्कूल में था तो 10वीं में पढ़ता था, तो मेरा मित्र था, उसके पिताजी स्टेट बैंक में ऑफिसर थे। तो मेरी बहन मुंबई में रहती थी, तो ट्रंक कॉल करने के लिए नागपुर से मुंबई के लिए उस समय 66 रुपीज लगते थे। तो मैं जब उसके पिताजी बैंक में जाने के बाद उसको पटाकर उसके घर में जाता था और वहां से एसटीडी कॉल करके मुंबई में तुरंत बात कर लेता था, क्योंकि वो स्टेट बैंक का फोन था, तो मेरी बात हो जाती थी। तो मुझे लगा चलो 65 रुपए कहाँ से दूं, बात नहीं हो पाएगी। आज जब कंपटीशन में मोर बेनिफिट टू कंज्यूमर, जैसे जैसे अनेक कंपनियां खुली, क्या हुआ, आज मैं नागपुर से मुंबई में 40 पैसे में बात कर सकता हूं। बिकॉज ऑफ मोर कंपटीशन, who are the beneficiaries? The common man are the beneficiaries. अब वो फोन किसका है, एयरटेल का है कि रिलायंस का है कि टाटा का है कि अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, हमको क्या लेना देना है? हम कॉमन मैन हैं। सब्जी वाले हैं, साइकिल में दूध बांटने वाला है, वो फोन करता और बात करता है, 40 पैसे में बात होती है, 50 पैसे में बात होती है। जितनी ज्यादा कंपनियां खुली उतनी स्पर्धा हुई, कंज्यूमर का फायदा। मुंबई और दिल्ली के बीच में पहले विमान का टिकट कितना था मुझे पता नहीं, दिल्ली कितना था, पर नागपुर से मुंबई पहले टिकट 8,500 रुपए था। अभी तो ऐसा होगा कि 15 दिन पहले टिकट निकाले तो 3400 रुपए में मिलता है। मैं तो कहता हूँ और एयरलाइंस खुले और खुले, एक दूसरे के कपड़े फाटे, टिकट के दर इतने कम हो कि हम सबको लेगा। एक ने मुझे पूछा था, पत्रकार तो अनेक शब्दों का अर्थ अलग अलग प्रकार से लगाते हैं, तुमने पूछा यार, मैंने बोला किंगफिशर बचनी चाहिए। बोले आप किंगफिशर को बचाना चाहते हो, आप उसके सपोर्टर हो, आपका इंटरेस्ट क्या है? अरे मैंने बोला भाई इसके फ्लाइट कैंसिल हो गई तो जेट वालों ने 6,000 से टिकट बढ़ा दिया। ये जब तक इसकी फ्लाइट थी तो उनका टिकट कम था, उसकी कैंसिल हुई तो इन्होंने बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि जब सब फ्लाइट मुंबई के लिए 40-40, 50-50 जाएगी, ऐसी स्थिति पैदा हो कि एयरपोर्ट के बाहर एजेंट खड़े हो, ए चल रहा है मुंबई 8,000, तीसरा कहे 5,000, चौथा बोले 4,000, तीसरा बोले 3,000, फायदा हमारा है। वो उनका इकोनॉमिक्स क्या है, ये आपको चिंता क्या करनी है? और इसलिए कंपटीशन होने में हमारा फायदा है। मैं आपको जो बात कहना चाहूंगा, वी आर ए रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है, पर हमने सही नीतियां नहीं अपनाई। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजन, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं कोई सरकार के ऊपर कोई नेगेटिव बात कहने के लिए भी नहीं आया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में कौन शासन करेगा, मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे देश का कैसा होगा, देश के गरीबों का कैसे होगा, देश की जनता का कैसे होगा, देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेंगे, किसानों की आत्महत्या कैसे मिलेगी। मैं दिल से बता रहा हूं। और राजनीति के माध्यम से क्या, अगर हम उनके सवाल अगर नहीं सुलझा सके तो हमारे आने में फायदा नहीं है और उनके जाने में फायदा। और मैं ये मानता हूं कि वी आर ए रिच नेशन, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जमीन है, नदियां है, पर्वत है, हमारे साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत बहुत श्रेष्ठ है। विज्ञान, तंत्र विज्ञान में हम प्रगति कर रहे हैं, सैटेलाइट
हमने लगातार छोड़ रहे हैं। स्पेस साइंस आगे जा रहे हैं। नासा में हमारे भारतीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं जापान में गया था, एक उद्योगपति ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर गडकरी, मुझे एक बताइए कि आपके देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितने होशियार कैसे हैं? क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स हैं? तब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब। मेरी कॉलर टाइट हो गई और वनडे क्रिकेट जैसे मेरा भाषण शुरू मैंने किया। साफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं तो अमेरिका के 10 अच्छे डॉक्टर में से 4 डॉक्टर इंडियन हैं। और मैं लगातार बोलते गया। जैसे वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जैसी अच्छी बैटिंग करता है 2020 में, वैसा मेरा बोलना शुरू था। उतने में उन्होंने गूगली बॉल डाल दिया और वो जापानी उद्योगपति ने मुझे पूछा, मिस्टर गडकरी, when you have everything, then why your country is poor? मैं विकेट हो गई। मैं चुप बैठ गया। हिंदुस्तान में कोई पूछता तो शायद जवाब देता, तो देश के बाहर बोलना उचित नहीं था। मैंने तुरंत उनको कहा कि योर फूड इज वेरी नाइस। तो उन्होंने मुझे कहा, नो 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 मिस्टर गडकरी, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई योर कंट्री इज पुअर। जब मैं जवाब नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा, इंडिया इज नॉट ए पुअर नेशन, इट इज ए पुअर मैनेज्ड नेशन। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति और विकास करने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण नहीं है। कम से कम मेरे ऊपर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैं जब मंत्री था तो मैं सरकार से मैंने 5 करोड़ रुपए उठाए। 4000 करोड़ मैंने लोगों से खड़े किए कैपिटल मार्केट से, और 2.5 साल में 8000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए। और कोई सीएजी का वगैरह ऑब्जेक्शन नहीं आया। जो बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे थे, जिसका लोएस्ट टेंडर 3 कंपनियों ने डाला था, लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, मैंने रिजेक्ट किया। और वो राष्ट्रीय एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला केवल 1650 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। 2000 करोड़ वो फ्लाईओवर्स थे, वो 1800 करोड़ के थे, 1000 करोड़ में हुए 800 करोड़ बच गए। और जो टीवी पर आप जो सीलिंग प्रोजेक्ट देखते हैं, वो आधा मैंने पूरा किया, वर्क ऑर्डर दिया 420 करोड़ में। फिर हमारी सरकार बदल गई, वो 420 करोड़ में पूरा होता, पर अब 1780 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आपको देखो, पहली बात है कि कोई भी काम करना है तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, विकास का दृष्टिकोण चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। मैं लोगों को कहता हूं कि आजकल वेस्ट का जमाना चला गया। आजकल वेस्ट इज गोल्ड वाली फिलॉसफी। मैं हमारे शहर में जितना गंदा कचरा होता है, जो बहुत ही गंदा है, रोज 200 टन कचरा खरीदता हूँ 2100 रुपए टन के भाव से, और उसको बिजली तैयार करने के लिए उसका उपयोग करता हूँ। कचरे का जो बहुत गंदा, आप फेंक देते हो ऐसा कचरा। जो आपका संडास का, जो शौचालय का जो पानी है गंदा, उसमें अगर कोई कल्चर ऐड किया जाए, और दिल्ली में जितना संडास का अपना शौचालय का पानी अगर एक जगह लाकर डाइजेस्टर में डाल दिया जाए और उसमें कल्चर ऐड किया जाए, तो उससे मीथेन तैयार होगा, और मीथेन से सीएनजी तैयार किया तो दिल्ली के 1000-1200 बसेस उसके ऊपर चल सकती है। अब जिसको डाउट होगा मेरे पास देखने के लिए आ जाए, मैं सब तैयार हो सकता है। और इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, विकास अभिमुख दृष्टिकोण चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए कि मुझे ये करना है। देखो, खुद के लिए तो बहुत लोग जीते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू इंग्लिश वर्ड। बहुत बार मुझे कुछ कार्यकर्ता आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं अपना पार्टी के लिए और देश के लिए अपना जीवन देना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ, आपके घर में कौन है, उनका घर कैसे चलता है? उनके घर में कोई नहीं, हालत बहुत खराब है। मैं बोलता हूँ, आपकी जरूरत नहीं है पार्टी को, पहले अपना घर अच्छा चलाइए,
जो व्यक्ति अपना घर अच्छा चला नहीं सकता वो अच्छा देश नहीं है। आप ईमानदारी के मार्ग से पहले अपने घर को अच्छा चलाइए, और इसके लिए मैं मानता हूं कि पहले हमारे पास एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। मैं एक बार मुंबई में मीट द प्रेस प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पत्रकार थे, एक इंडियन एक्सप्रेस के बहुत सीनियर पत्रकार थे देश के कर्तव्य करके। उनने मुझे सवाल पूछा कि आप एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं तो इसको कितना खर्चा आएगा। तो मैंने कहा 1800 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्होंने मुझे पूछा कि कितने दिनों में बनाओगे, तो मैंने कहा 2.5 साल में होगा। उन्होंने कहा आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैंने कहा हमारे पास 5 करोड़ रुपए। सभी पत्रकार जोरों से हंसने लगे। मैं मीट द प्रेस प्रोग्राम में था, जोरों से हंसने लगे। एक महिला पत्रकार ने मुझे सवाल पूछा कि आप राजनीतिक नेता आए, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले और हमें लिखना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? मैंने कहा नहीं। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, 5 करोड़ रुपए है, 1800 करोड़ का काम है, 2.5 साल में पूरा हो जाएगा, किसके आधार पर कह रहे हो? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया और मैंने ये कहा कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, मैं हमारे IAS ऑफिसर को अक्सर एक बात कहता था कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। मैंने एक्रिलिक शीट पर लिखकर ही प्रेजेंट किया था। उस समय मैं चीड़ कर कहता था वो सही नहीं है। मैं इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। मेरा कहना सही नहीं था। हमको ऐसा देश निर्माण करना चाहिए, ऐसे राजनेता, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स निर्माण करना चाहिए कि जो ईमानदारी के मार्ग से डिसीजन भी ले और देश को परफॉर्मेंस भी दे। हमारे देश में जैसे आप ऑडिट करते हो, वैसे परफॉर्मेंस का भी ऑडिट होना चाहिए, पार्टी में भी होना चाहिए। और इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच और टीम स्पिरिट, ये नेताओं के लिए बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग मैथमेटिक्स को कहीं ना कहीं आपने अध्ययन किया होगा। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9। सबने मिलकर काम करना, टीम स्पिरिट से काम करना। कभी कभी राजनीति में बहुत कठिन होता है। मैं एक नेता को परसों कह रहा था कि 2 रेखाएं हैं, एक आपकी और एक दूसरे की है। दूसरे के बारे में निगेटिव कोई बोलते हो, छोड़ दो ना, आपकी रेखा बड़ी करो। देयर आर 2 ऑप्शंस विथ यू। एक तो दूसरी की पहुंचने का काम करो तो आपकी बड़ी बनेगी, या दूसरा आपकी बड़ी बनाओ तो आपकी बड़ी बनाओ। नो वन कैन स्टॉप द रेज ऑफ द सन, इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि पानी के अंदर जितने वजन की वस्तु डालो उतना पानी होगा। काय के लिए शॉर्टकट मारते हो? कटआउट लगाने से कोई नेता बनता नहीं। मैं तो कटआउट कभी लगे नहीं, दिल्ली कभी आया नहीं, पता भी नहीं, अभी भी दिल्ली के लोग बन गया अध्यक्ष। बन सकता है, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, और इसलिए शॉर्टकट मत मारिए, जरूरत ही नहीं। मैं ये मानता हूं कि हम मिलकर काम करें, ईमानदारी से काम करें, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, ऑनेस्टी रखें, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं। पहली बात ये कि हमको नेतृत्व को विकास करना होगा। और जो बातें मैंने कही है कि नेतृत्व विकास अभिमुख चाहिए, नेतृत्व में टीम स्पिरिट और सबको मिलकर काम करने की ताकत चाहिए, विकास की दृष्टि चाहिए, और जो कार्य दृष्टि है उसके अनुरूप काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, और करप्शन फ्री गुड गवर्नेंस के द्वारा आपको काम करना है, इसी की कटिबद्धता चाहिए, और समाज और देश के साथ, गरीब के साथ कमिटमेंट चाहिए।
हम ऐसे नेतृत्व का निर्माण करें, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये मैं अमेरिका में गया था, एक कार्यक्रम में एक बड़े व्यक्ति ने भाषण देते थे, एक सवाल पूछा कि विच इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। तो बहुत लोग चर्चाएं कर रहे थे, अलग टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, कोई जवाब नहीं देता है। तब उन्होंने कहा कि रेपुटेशन, विश्वसनीयता, गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी। देखिए, देर है पर अंधेर नहीं, कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट में काम करना चाहते हो तो 101% गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम और गुड पैकेजिंग, 3 बातें होगी तो एक्सपोर्ट में काम कर सकते हो। प्रोडक्ट अच्छा है और पैकेजिंग खराब है तो माल नहीं बेचते। पंक्चुअलिटी है, आज दे रहे, कल दे रहे, वो भेज रहा आपको 10 बार पत्र और आप नहीं देते। ये जो आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, अगर होगी तो ही आप काम कर सकते हैं। और इसलिए मोटी तौर पर सरकार के लिए और कारपोरेट के लिए और पार्टी के लिए, हम सब के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात है कि हमको नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व की एबिलिटी चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता के साथ नेतृत्व को विजन चाहिए और नेतृत्व को निर्णय करने की क्षमता चाहिए और नेतृत्व को समाज, देश और गरीब व्यक्ति के साथ कमिटमेंट चाहिए। अगर 5 बातें अगर प्राधान्य से आएगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। मैं जिस गांव से आता हूं, मैंने सोचा मेरा शहर देश का सुंदर शहर बनाना है। तो मैं जब मंत्री था तो मैंने 70 गार्डन बनाए और 15 लाख पेड़ लगाए। अब शहर का नंबर 2 की ग्रीन सिटी मेरा शहर बन गया। मेरी ताकत नहीं है, कोई कहेंगे मुझे कि तुम अपने शहर की क्यों बात करते हो। मैं मानता हूँ अगर अनुराग जी धर्मशाला को अच्छा बनाएंगे, मैं अपने शहर को अच्छा बनाऊंगा और ऐसे 50, 100, 500 नेता तैयार होकर अपने अपने गांव को अच्छे बनाएंगे, देश अच्छा होगा। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये हमको करना है। अब सवाल यह होता है कि हमारा ये करने में गोल क्या है। अर्थशास्त्र की भाषा में गोल क्या है और वैचारिक भाषा में गोल क्या है, आपको सोचना। आज के एक ही भाषण में तो मैं सब कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है, पर मैं कभी और सेकंड पार्ट में भी आऊंगा तो और डिटेल में आपसे बात करूंगा। गोल ये होना चाहिए कि सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान। क्या ये गोल पूरा नहीं हो सकता? क्या हमारा देश दुनिया की नंबर 1 की ताकत नहीं बन सकता? बन सकता। हम उसको बनाकर दिखाएंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। ऐसे कहने वाले नेतृत्व के, ऐसे कहने वाले कार्यकर्ताओं की देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है। अटल जी कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, देश कैसा होगा ये प्रश्न है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता कि एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के एम्बिशन से राजनीति में काम मिलना है तो मिलेगा, नहीं काम इसलिए करो कि मैं कितने गरीबों के आंसू पूछ सकता हूं। मुझे शर्म आती, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं आत्महत्या रुक सकती? कोशिश होनी चाहिए, उसके कारणों को ढूंढना चाहिए। मैं अपने लेवल पे जो करना है वो कोशिश करता हूँ। ऐसे अगर हजारों लोग करने लगे